गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त कोच पटो चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। अगर आप लोगों ने पहले के 3 चैप्टर्स नहीं पढ़े तो आप पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, क्योंकि आई गेस सिलेबस में सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, जिस कारण अगर आप डायरेक्टली 4th चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे तो आप इतना कुछ सारा समझ नहीं पाएंगे या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इट वुड बी बेटर अगर आप स्टार्टिंग से सब देखने लगे। ओके, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक सा ओवरव्यू दे देते हैं। सो मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर, जो मतलब 1990s के अर्ली फेज में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोग बाइपोलर स्ट्रक्चर देख रहे थे, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, तो उसके एंड के बाद जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit the dominance of America. तो अमेरिका जो वहाँ पे अभी एक यूएस हेजेमनी दिखा रहा था, उसको लिमिट करने के लिए, उसको कमाने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर, इन लोगों को ना उभरना होगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टोरी लाइन या फिर आप फेज में। अगर वो उभरेंगे तभी यूएस की हेजेमनी गिरेगी। तो ये क्लियर हो चुका था इस टाइम पे। दस इन यूरोप, तो यूरोप में हम क्या देखते हैं, द यूरोपियन यूनियन EU एंड इन एशिया द ASEAN, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैव इमर्ज्ड एज फोर्सेस टू रेकन विद। Both the EU and the ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order, and have also transformed the countries in the region into prosperous economies. आप ये सारे देख लीजिए, EU ने भी यूरोपियन सारे जो कंट्रीज थे, आप बोल लीजिए फ्रांस बोलो, इटली बोलो, स्पेन बोलो, या फिर उसके नए मेंबर्स जो आए थे, फिर आप यहाँ पे भी आसियान में भी आ जाओ, मलेशिया बोलो, थाईलैंड बोलो, सिंगापुर बोलो, इन सब का जो ग्रोथ होने लगा, इन लोगों का जो करेंसी था, जीडीपी वाइज बोलो, मिलिट्री वाइज बोल लो या साइंस वाइज बोलो, हर फील्ड में इनके जो टीम से, आप मैं इनको एक तरह से टीम ही बोलूँगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सब टीम वाइज ही खेल रहे थे। तो ये जो EU और ASEAN, क्योंकि देखो यूएस एक अपना एक खुद का कंट्री को रिप्रेजेंट करता था, यूएसएसआर भी आप कह सकते हो सोवियत ब्लॉक था, बट ये जो EU था ये सारा यूरोपियन कंट्रीज का यूनियन था, तो आप इसको एक टीम बोल सकते हो। ASEAN जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का यूनियन था। तो ये लोग ना एक तरह से अपने कंट्रीज का, अपने आप बोल सकते हो एशिया और अपने यूरोप का, इन लोगों ने ना जीडीपी और अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया था। So in this chapter we will have a look at some of these emerging alternative centers and also their rise to power and assess their possible role in the upcoming future. तो आप जब यहाँ राइट में देख रहे थे कि ये आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, नीचे लिखा हुआ है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। तो मतलब चाइना का पहले जो माइंडसेट था कि मतलब हम लोग सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, यूएसएसआर का साथ देंगे, कैपिटलिज्म के खिलाफ रहेंगे, पर अभी आप जब नीचे का पिक्चर देखते हो, यहाँ पे आपको शंघाई दिखेगा। शंघाई मतलब आप कह सकते हो एशिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैपिटलिज्म का, और आप इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बीच में देख लेते हो, उसके बाद तो आपको ये सब क्लियर हो ही जाना चाहिए। द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, ये आपको एक रेड पोस्टर में दिखता है। दिस रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी दैट गाइडेड चाइना ड्यूरिंग इट्स अर्ली फेज आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो स्टार्टिंग के जो रेवोल्यूशंस होते थे चाइना में, तो उन टाइम पे चाइना को टुवर्ड्स प्रोग्रेस, जो रेड ड्रैगन बोलते हैं हम चाइना को, उसको आगे, उसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाने के लिए उन लोगों ने सोशलिज्म का साथ पकड़ा था। तो वो जो सोशलिस्ट रोड है वो इसका एक मतलब आप कह सकते हो ये है, सिंबल है। और आप जो सिटी ऑफ संघाई का फोटो देखते हो, दैट इज करेंटली द सिंबल ऑफ चाइना's न्यू इकोनॉमिक पावर, जो कैपिटलिज्म पे कंप्लीटली बेस्ड है। यूरोपियन यूनियन, तो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हुआ, many of the European leaders now grappled with the question of Europe। तो ये क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या था? तो ये क्वेश्चन था कि शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज, हमें यूरोप को परमिशन देनी चाहिए जिससे कि वो अपने पुराने राइवलरीज को निभाने जा सके, जो उसके राइवलरीज है उनको जस्टिफाई कर सके, या फिर इट शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन of international relations. The Second World War shattered many of such assumptions and structures on which the European states had based their relations.
तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सारे क्वेश्चंस में अजम्पशंस हुए या जो स्ट्रैटेजीज बनी, ये सब कुछ चकनाचूर कर दिया, शैटर कर दिया, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दिस वाज द हार्श रियलिटी चेक कि मतलब अमेरिका कितना ज्यादा पावरफुल है बाकी दुनिया से। इसमें कौन जीते थे? अलाइज जीते थे और एक्सिस पावर्स हार गए थे। एक्सिस पावर में ज्यादातर यूरोप की कंट्रीज थे। इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द रूइन ऑफ देयर इकोनॉमीज। तो 1945 में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उनके सामने, यूरोपियन स्टेट्स के सामने अपना क्वेश्चन ऑफ यूरोप तो रह ही गया, वो अपने आंखों के सामने अपने इकोनॉमीज और अपने जो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर था ना पूरे सोसाइटी का, कंट्री का, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका रूइन, उसके जो रबल्स थे आपके, मतलब आप बोलो कि उसके जो ये सब टूटे फूटे बिखरे सब उनका इकोनॉमी पड़ा था ना, वो लोग समेटने बैठे थे। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द assumptions and structure on which Europe had been founded। तो ये सारे assumptions और structures, मतलब आप जो सोच रहे थे कि यूरोप बनेगा, आप सारे कंट्रीज को एक साथ लाओगे, यूरोपियन यूनियन बनाओगे, ऐसा कुछ एक नेशन स्टेट की जब आप सोच रख रहे थे, ये सब कुछ ना चकनाचूर हो गया, बिकॉज ये किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन, इतना बड़ा डिजास्टर कभी हो सकता है मैनकाइंड में। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was aided by the Cold War। तो इस टाइम पे अमेरिका ने क्या किया था? इट एक्सटेंडेड अ मेजर फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी, और इस प्लान को क्या कहा गया था? द मार्शल प्लान। इसी दौरान यूएस ने ना अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया था, जो अंडर नेटो आता था। Under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation, the OEEC was formed, and this was established in 1948। इसको establish क्यों किया गया था? Just to channel the aid to the West European states। तो दुनिया भर की जो भी हेल्प है या फिर जो अमेरिका हेल्प करे इन यूरोपियन कंट्रीज को, ये सारा जो पैसा हो या काइंड में हेल्प हो, ये सब कुछ चैनल होकर आपके वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स की तरफ पहुंच जाए। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। सो द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी, जो आप मान सकते हो कि यूरोप के पीपलों के बीच में होता है। इट हैज 12 स्टार्स। तो 12 स्टार्स का मतलब होता है, ट्रेडिशनली इट्स अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो इसलिए 12 गोल्डन स्टार्स आपके यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में देखे जाते हैं। So, ये जो आपका OEEC है, it became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. The Council of Europe was established in 1949, and this was another step forward in political cooperation. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step। आप इन स्टेप्स को ना द टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन में देख सकते हो, जो आपको अगले पेज में दिखेगा, जो आप अपने सेल्फ रीडिंग टाइम में देख सकते हो। सो ये जो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हो रहा था, ये जो प्रोसेस हो रहा था, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। तो आपने अभी तक इतने क्या देख लिए? OEEC का फॉर्मेशन देख लिया आपने, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप का फॉर्मेशन देख लिया जो 1949 में हुआ था, और फिर आपने देख लिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन जो क्या कब हुआ था? 1957 में। दिस प्रोसेस acquired a political dimension with creation of the European Parliament। The collapse of the Soviet bloc had put Europe on a fast track and hence resulted in the establishment of European Union in 1992। ये बहुत important year है। 1992 को क्या फॉर्म हुआ था? The European Union। The foundation was thus laid on a common foreign and security policy, which hence led to cooperation on justice and home affairs। Also the creation of a single currency, जो कि इस फेज में था यूरो। The European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one। तो जो पहले एक इकोनॉमिक यूनियन था, ये लोग अपने इकोनॉमी, अपने GDP को लेके चर्चा करते थे, अपने पूरे सारे ग्रुप्स का मिला के वो लोग इकोनॉमी या GDP बूस्ट करने की चर्चाएं करते थे। अब ये एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बन गया था और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। The EU has started to act more as a nation state, while the attempts to have a constitution for the EU have failed। It has its own flag anthem। तो मतलब इसके खुद का एक फ्लैग है, इसका खुद का एक एंथम है,
खुद का फाउंडिंग डेट है और साथ ही साथ करेंसी है। सिर्फ इसने क्या चीज में अटेम्प्ट किया था वो फेल हुआ था, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट इट्स ओन constitution. It also has some form of a common foreign and security policy in its dealings with the other nations. तो ये जो सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आप जो मान सकते हो कि 12 है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि इन सब का ना एक खुद से एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, जबकि ये मतलब कोई भी इनमें से कोई भी अगर फॉरेन की किसी कंट्री के साथ डील करे तो वो लोग ना अपने सारे लोग ही, ये सारे के सारे कंट्रीज ही एक ही फॉरेन पॉलिसी या एक ही सिक्योरिटी पॉलिसी से डील करते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपैंड द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू कंट्रीज इन देम। आप यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मैप देख सकते हो। पर्पल कलर मतलब है ओल्डर मेंबर्स और जो ऑरेंज कलर है दैट इज फॉर द न्यू मेंबर्स। तो आप यहाँ पे थोड़े इजी एग्जांपल्स देख सकते हो। आप जब ओल्ड मेंबर्स के नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड इटली। और यहाँ पे बात आई आपके न्यू मेंबर्स की, सो पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ये आपके बहुत ज्यादा कॉमन नेम्स आएंगे जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। दिस मे कम फॉर 2 मार्क क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक्स। तो मतलब ये जो न्यू मेंबर्स थे ये ना ज्यादातर सोवियत ब्लॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद ईयू में ज्वाइन हुए थे। The process has not proved to be easy for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were earlier exercised by government of the countries. तो आप EU को आप एक चीज समझे, वो मतलब ना खुद को एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज है, पर EU क्या करता है, इन सारे कंट्रीज को एक साथ लाके वो बोलना चाहता है कि मैंने सारे कंट्रीज को एक साथ लाके एक खुद का सुपरा नेशनल, आपको कह सकते हो एक बहुत बड़ा नेशन स्टेट बनाया है। जैसे कि यूरोप के सारे कंट्रीज हमारे इंडिया के स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारा इंडिया। अब आपको समझ में आया? तो यही बात, मतलब वो ये चाहता है कि ऐसा हो, बट आप कह सकते हो कि उसके पास सब कुछ ये चीज प्रूव करने के लिए कि वो ऐसा चीज बना चुका है या फिर वो यूरोपीय कंट्री बन चुका है, ये सब उसके नीचे स्टेट्स है। बट एक चीज उसकी लैक करती है कि उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये सेम चीज जब वो मतलब ये जब सेम प्रपोजल वो बाकी कंट्रीज के सामने रखता था तो कंट्रीज मना करते थे, बिकॉज कोई भी कंट्री में ये चीज देने के लिए इतना एंथुसियास्टिक नहीं थी कि मतलब पहले जो हमारे देश की गवर्नमेंट करती थी अब वो पावर हम आपके EU को दे दें, मतलब इनको थोड़ी सी खटकती थी। देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशंस अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द EU। तो ऐसा भी नहीं कि मतलब आपने अपने दोनों हाथ खोल दिए कि भाई जिसको आना है आ जाओ, ऐसी बात भी नहीं है। तो मतलब बात क्या है, मतलब इनकी खुद की भी रिजर्वेशन है कि भाई आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन होना चाहिए, आपके पास पैसे बहुत हो, आपका GDP अच्छा फास्ट ग्रोइंग हो, या फिर आपका इकोनॉमिक अच्छा हुआ तो सिक्योरिटी काउंसिल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं है अच्छी तो ये आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। मतलब कुछ ना कुछ हिस्से से सोशल वे में हो, इकोनॉमिक वे में हो, डिप्लोमेसी में हो या किसी में भी हो, किसी ना किसी तरह से ये लोग ऐसे एक एक करके ना ऐसा ये डाल दिए थे कट ऑफ लिस्ट जैसा। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में आज के टाइम पे आप देखिए ना कट ऑफ लिस्ट होते हैं, अगर आप इतने क्रॉस के लिए तभी आप वहां पे जा सकते हो। EU ने भी एक ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम क्रिएट किया था। द EU हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इवन विद द मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो ये 4 चीजें आप भी बोल सकते हो EU के इन्फ्लुएंस का, जो EU इतना बड़ा अभी एक नाम बन चुका है, ये होने के ना इसके 4 पिलर रीजंस है। तो ये 4 पिलर रीजंस क्या है? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड मिलिटरी इन्फ्लुएंस। EU is the world's second biggest economy with a GDP of more than 17 trillion in 2016। ये ना मतलब USA की अगला नाम पड़ता है, मतलब USA का सबसे ज्यादा GDP है, उसके बाद ही EU आता है नाम पे। Its currency, the euro, can pose a serious threat to the dominance of US dollar. Its share of world trade is much larger than US। तो मतलब यहाँ पे वो सेकंड नहीं आता, वर्ल्ड ट्रेड के शेयर में EU ना नंबर 1 हो जाता है और वो USA से कई गुना ज्यादा आगे। एंड हेंस इट्स अलाउड टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद US एंड चाइना। Its economic power gives its influence over its closest neighbor as well as in Asia and Africa। तो ये जो आपका मतलब इकोनॉमिक पावर EU के पास है, इस कारण उसको ना एक तरह से इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है, चाहे उसके नेबरिंग कंट्रीज हो या फिर फार कंट्रीज जो आपको एशिया या फिर अफ्रीका में दिखे। इट ऑल्सो फंक्शंस एज ए इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेम है,
हर जगह हर कंट्री में उसका कोई ना कोई काम होता है, वैसे ईयू भी एक तरह से ना एक मेजर इंटरनेशनल वे में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगने स्टार्ट किया था. द ईयू ऑल्सो हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. टू मेंबर ऑफ इट्स named Britain and France hold a permanent seat on the UN Security Council. EU also includes several non-permanent members on the UNSC. ये UNSC क्या है? UN Security Council. तो इसके पास 2 मेंबर्स है इस EU ग्रुप में, जो कि है ब्रिटेन एंड फ्रांस. इनका ना परमानेंट सीट्स है. परमानेंट सीट्स में हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि उनको एक एक्स्ट्रा पावर क्या मिलता है, वेटो पावर, द पावर टू से नो. अगर उन्होंने नेगेट कर लिया किसी मोशन को तो पूरा मोशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. द EU इंक्लूड्स, तो EU के पास एक तो 2 ये है परमानेंट मेंबर्स, साथ ही साथ इसके ग्रुप में कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है. दिस हैज enabled the EU to influence some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program. Its use of diplomacy, economic investments and negotiations rather than coercion and military force that has been effective, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. तो चाइना के साथ में EU के थोड़े डायलॉग्स चल रहे थे, किस बेसिस पे? ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर. तो मतलब ऐसे जगहों पे EU का डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स करना और नेगोशिएशंस करने का जो तरीका है, ये बेटर साबित होता है दैन यूएस का मोस्ट कॉमन कोएर्शन एंड मिलिट्री फोर्स. तो यही बताया गया कि मतलब उसके थोड़े ज्यादा इन्फ्लुएंस के कारण वो यूएस के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है. साथ ही साथ जो उसका वो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स में एक लीड है, उस कारण वो चाइना के भी डायलॉग्स रखता है और वहां पे एक बेटर पोजीशन साबित करता है अपनी. मिलिटरीली द EU's combined armed force are the second largest in the world. और इसके आगे क्या आएगा? US. Its total spending on defense is second just after US. तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब EU सबसे बड़ा नाम है just after US. तो अगर US ना हो तो ये सबसे बड़ा नाम होता है. 2 EU member states, Britain and France, also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads. It is also the world's second most important source of space and communication technology. तो मतलब आपका जो EU है ना, वो दुनिया में हर चीज में सेकंड आता है, पर जो उसके ट्रेड रिलेशंस है ना, ट्रेड और ट्रेड शेयर है, वर्ल्ड ट्रेड शेयर, उसमें वो नंबर 1 आता है. एज ए सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो EU को हमेशा बनना है, सिर्फ उसके पास एक खुद का ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, वरना उसे सारी चीजों को टिक मार्क कर दिया. अगर वो एक टू डू लिस्ट है ना, टू बिकम अ सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से सबको टिक कर दिया सिवाय खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन के. द EU is able to intervene in economic, political and social areas, but in many areas its member states have their own foreign relations and defense policies that are often as odds with each other. तो मतलब इसके खुद के मेंबर्स में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है, जहाँ पे मतलब कई सारे कुक्स हो ना, तो वो खाना पक्का बिगड़ेगा. तो वैसी ही चीज है कि मतलब इसके इतने सारे मेंबर्स है कि इनके खुद के मेंबर्स के बीच में अनबन होने लगती है. Thus Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of EU's newer members made up the US-led coalition of willing. तो ये coalition of the willing आपने इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, ये जो हमने US का ईरान के ऊपर अटैक देखा था. तो उसमें coalition of willing में ना EU के कुछ न्यू मेंबर्स ने पार्ट लिया था. सिमिलरली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर है, वो अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेशन. तो ऐसे ऐसे चीजें हो रही थी. वेर आज ये सब जो चीजें हो रही थी, आप मतलब समझ सकते हो कि EU US का साथी है या दोस्त है उसके मेंबर्स, पर नहीं, इन्हीं के अंदर ऐसे भी लोग हैं जैसे कि जर्मनी एंड फ्रांस, जो ना अमेरिका के हर पॉलिसी को नेगेट या फिर अपोज करते हैं. देयर इज ऑल्सो डीप सीटेड यूरोस्केप्टिज्म इन सम पार्ट्स of Europe about the EU's integrationist agenda. तो मतलब ये जो आपका बोल सकते हो यूरोस्केप्टिसिज्म है, ये मतलब जो उसका यूरो का जो करेंसी है ना, उसके खिलाफ एक आइडियोलॉजी कि नहीं भाई ये इतना अच्छा नहीं, इतना सुपीरियर नहीं है, क्योंकि ना ये एक तरह से इसके लिए होता है बिकॉज यूरोपियन यूनियन सबको एक साथ लेने की कोशिश करता है कि उसके इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा के कारण ही लोग ऐसे भावना या फिर ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हैं. तो अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो. तो ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि आइसबर्ग के सामने टाइटैनिक आ रही है, जो बहुत फेमस फिल्म है टाइटैनिक. तो ये उसी का एक सीन है.
कि मतलब वो आइसबर्ग से टकराएगी, उसके बाद टूट के गिर डूब जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये टाइटैनिक नहीं है, टाइटैनिक जैसी शिप है, बट यहाँ पे उन्होंने EU का सिंबल दिया, मतलब ये EU है। अब आप मेरे को ये पूछोगे कि इसको टाइटैनिक को EU का सिंबल क्यों दिया गया है, तो देखो बात ऐसी है कि EU कोलैप्स करेगा, मतलब EU के पास सब कुछ है, EU आप मान सकते हो कि उसके पास सब कुछ है, EU इतना बड़ा नेशन स्टेट बन रहा है, उसके पास सारे नेशन है, सब में वो नंबर 1 या नंबर 2 बनता है। तो वो आइसबर्ग क्या हुआ, आइसबर्ग है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना बनना, मतलब वो एक नेशन स्टेट बन सकता था, वो एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता था, पर जस्ट बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम का आइसबर्ग उसके सामने आ गया, वो ये सब कुछ कर नहीं पाया। और जब आप एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकते, मतलब अगर आपके एक बहुत बड़े ग्रुप का या एक बहुत बड़े टीम का कोई नाम ना हो, तो सभी अपने आप को लीडर समझते हैं, जिस कारण ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं जो इस EU नाम के शिप का ना डूबने का कारण बनेगा। Thus, for example, Britain's former Prime Minister Margaret Thatcher kept the UK out of the European market. Denmark and Sweden has also registered the Maastricht Treaty and the adoption of the euro. This led the ability of EU to act in matters of foreign relations and defense. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके पहले these regions of Asia suffered the economic and political consequences of both the colonialism that were repeated by the European and the Japanese। तो जो यूरोपियंस थे और जो जापानीज थे, इनके एशिया के रीजन्स के ऊपर जो रिपीटेड कोलोनियलिज्म होने लगा, उस कारण उन्होंने ना मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेसिस पे बहुत सारे कंसिक्वेंसेस को झेला था। At the end of the war, it confronted problems of nation building। तो वॉर के एंड में ऐसे इश्यूज आने लगे जो पूरे के पूरे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को क्वेश्चन में डाल दे। The ravages of poverty and economic backwardness and the pressure to align with one of the great powers, either USA or the USSR, during the Cold War was a recipe for conflict, or conflict was something that could not be afforded by any of the Southeast Asian countries. Efforts at the Asian and the Third World unity, such as the Bandung Conference and the non-aligned movement, जो आपको पता है हमने previous chapters में देखा था कि ये बहुत फेमस था नाम मूवमेंट, हम लोग कोल्ड वॉर में हमारे जवाहरलाल नेहरू इसके की लीडर थे, और फिर बाकी कुछ 4 कंट्रीज के साथ हमने बैठ के नॉन अलाइंड मूवमेंट किया था। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ये बाकी 4 कंट्रीज कौन थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स कौन थे जिन्होंने ये नाम मूवमेंट को स्टार्ट किया था। They were also ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. Hence, the Southeast Asian alternative by establishing the Association of Southeast Asian Nations। तो जब सारे थर्ड वर्ल्ड यूनिटी के कॉन्फ्रेंसेस या फिर सारी की सारी ट्रीटियां फेल हो गई इस काम में कि हमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एक साथ लाना है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बना, उन्होंने कम्युनिटी बनाई, एक एसोसिएशन जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका फुल फॉर्म मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ आसियान। ASEAN was established in 1967 by 5 countries coming together, और ये 5 कंट्रीज क्या थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, and they all came together by signing the Bangkok Declaration। ASEAN के objective were primarily to accelerate the economic growth and through that also attain social progress and cultural development, but it also had a secondary objective that was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of the United Nations Charter। Over the years, जो पहले strength था ASEAN का 5, it increased to 10 by introduction and coming together of other 5 countries like Brunei Darussalam, Vietnam, Laos PDR, Myanmar also called as Burma, and Cambodia। Unlike the EU there, ASEAN has a little desire for supranational structures and institutions। तो मतलब ये भी बहुत सारे कंट्रीज का मेल है, इसके पास भी बहुत कुछ चीजें हैं कि आप बोलो फ्लैग है या बहुत कुछ है, फ्लैग जैसे अभी आप नीचे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बट द थिंग इज EU जैसे खुद को एक सुपरनेशनल स्टेट बनाना चाहता है, एक नेशन स्टेट बनाना चाहता है, उसे सब कुछ चाहिए था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। बट ASEAN का ऐसा कोई मोटो ही नहीं है, उसको बस अपने एरिया में ये जो
कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर वॉर होता है, उसको संभालने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए वो एक एसोसिएशन बनाया था। आसियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम टू नोन एज द आसियान वे। आसियान वे क्या है, ये ना यूजुअली 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत फेमस है। अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। The respect for national sovereignty is critical for functioning in ASEAN. With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objective beyond the economic and social spheres. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising of 3 pillar structures. And these 3 pillar structures are namely the ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community एंड आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। आप यहाँ पे आसियान का फ्लैग देख सकते हो, एक ब्लू कलर का फ्लैग है, बीच में एक रेड सर्कल है और वहां पे 10 लाइनें हैं। ये 10 लाइनें यार रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ पैडी। पैडी मतलब राइस, तो मतलब ये 10 जो पैडी है, ये 10 अलग अलग कंट्रीज है जो आसियान के मेंबर्स है। और ये जो लाल सर्कल है दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ आसियान, तो इसलिए वो 10 सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही उन 10 पैडी को दिखाया गया है। The ASEAN Security Community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. By 2003, ASEAN has several agreements in by which member states promise to uphold peace, neutrality, cooperation and non-interference, and also respect for the national differences and sovereign rights. ARF का फुल फॉर्म यूजुअली 1 मार्क के लिए आता है, तो आप लोग इसको प्लीज याद करके रखिएगा कि ARF का फुल फॉर्म है आसियान रीजनल फोरम, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. ASEAN was and still remains principally an economic association. तो ये EU जैसा बिल्कुल नहीं है, जो कि मतलब पहले स्टार्ट किया था एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन और आगे आने वाले सालों में वो चेंज हो गया एज ए पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। यहाँ पे ये लोग पहले भी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन थे और ये आज भी इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है। While the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, EU and Japan, but its economy's growth is much faster than all these. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. The objectives of ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within the ASEAN states to aid social and economic development in the region. तो मतलब ये क्या हो गया, ASEAN Economic Community का क्या काम है, to create a community which has मतलब to create a common market and production base for the ASEAN states. इससे क्या होगा कि वो अपने जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसको बूस्ट दे सकेंगे। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड आल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। तो ये जो आसियान का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इसमें भी थोड़े चेंजेस की जरूरत है, जिससे जो सारे इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स है बाकी आसियान स्टेट्स के बीच में वो भी रिजॉल्व इजीली हो सके। आसियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ FTA का फुल फॉर्म में 1 मार्क के लिए आते हैं, क्या है, फ्री ट्रेड एरिया for usual investments, labor and services. The US and China have already moved so fast in negotiating the FTAs with the ASEAN. ASEAN in today's world is growing rapidly and is now a very important regional organization. ASEAN's Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. तो ASEAN का Vision 2020 क्या है, ये usually 2 mark questions के लिए आता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। आसियान का 2020 विजन ये है कि एक आउटवर्ड लुकिंग रोल डिफाइन किया गया आसियान के लिए इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। तो उनके रीजन में, उनके आसियान स्टेट्स में जब भी कोई डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट से ज्यादा वो लोग नेगोशिएट करके मामला सलटाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। Thus, ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. तो ये हमने कोल्ड वॉर में पहले देखा था कि मतलब नैव मूवमेंट की कंट्रीज ने कई सारे ऐसे कोल्ड वॉर के हॉट वॉर वाले एरियाज में वॉर को सल्टाया था या फिर रोक दिया था। यहाँ पे आप सेम आसियान को देख सकते हैं जिसने कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट टिमोर क्राइसिस और जैसे कि
बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी उसने डिस्कस करके सल्टाया है। द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आसियान, स्पेशली इन इट्स इकोनॉमिक रेलेवेंस एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज सच एज इंडिया, चाइना, दिस मेक्स इट एन attractive proposition. During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to the ASEAN. तो Cold War years में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ने यूजुअली आसियान को इग्नोर किया था या फिर उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। बट आज के टाइम पे आप देखोगे कि इंडिया ने ना हर मुमकिन कोशिश की है जिससे वो अपने फॉरेन पॉलिसी में थोड़े अमेंडमेंट्स ला सके, एंड हेंस इट हैज साइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 ऑफ आसियान मेंबर्स। और वो 3 आसियान मेंबर्स कौन है? मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो जहाँ पे ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में पोस्टर दिया हुआ है और मनमोहन सिंह के सामने ऐसा एक देख सकते हो कि बहुत सारे ब्रिक्स में आग लगा दी गई है और नीचे लिखा है कंपटीशन। तो वही बात है, ईस्ट एशियन नेशंस में बहुत फायरी कंपटीशन है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वही बात है कि जैसे हमने पहले इनको इग्नोर किया था, अभी हमको इनके साथ ही डील करने पड़ेंगे। तो वही मनमोहन सिंह बोल रहे हैं कि वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। तो मतलब इनके साथ डील करने में हमें कभी ह्यूमिलिएशन, कभी हमारा हाथ जलेगा, बट फॉर अ डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ इन आवर इकोनॉमीज हमको इनके साथ डील करना होगा एंड वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका। India's Look East policy since the early 1990s and the Act East policy since the 2014 have led to greater economic interactions with the East Asian nations, ASEAN, China, Japan and South Korea. The ASEAN-India FTA, जो वो free trade areas थे, came into effect in 2010. तो आसियान और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एरियाज थे वो कब इफेक्ट में आए? 2010 में। तो तब से हम दोनों के बीच में फ्रीली ट्रेड होने लगा था। ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners, and not with the other non-regional organization. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. The rise of Chinese economy. And here, friends, we come to the end of this part 1 of the chapter. अगर आप लोगों को मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, जिससे आप हमारे लॉयल स्टूडेंट्स बनकर मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।